नमस्कार, यह है हमारी खास सीरीज बातें दिल की, जिसमें हम बात करते हैं हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज पर, मुद्दों पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और ये सीरीज आप तक लेकर आ रहे हैं स्लीपवेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो टॉपिक दरअसल इतना बड़ा है कि उस पर एक अलग से सीरीज बनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी गागर में सागर को समेटने की हम कोशिश करेंगे और बात करेंगे पेरेंटिंग की, पर बच्चों की परवरिश की। और जैसे कि हर पीढ़ी में बच्चों और माता पिता के बीच कुछ ना कुछ अनबन हमेशा लगी रहती है। ऐसे कोई अगर इश्यूज हों तो हम उनको कैसे रिजॉल्व करें और अपने बच्चों को कैसे समझने की कोशिश करें, कैसे उन्हें बेहतर तरह से हम पाल पोस कर बड़ा कर सकें। ये बहुत सारे सवाल हैं और इनके जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से वॉलंटियर काउंसलर सिमी हंसपाल। जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो एक तो हर पेरेंट को अपना पेरेंटिंग का तरीका सही लगता है और हर बच्चे को उसके पेरेंट्स गलत लगते हैं। और एक और चीज आप मानेंगे सिमी जी, अगर कहीं पर 5-6 लोग बैठे हुए हैं, सब पेरेंट्स हैं और सब अपनी अपनी स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो कभी भी किसी के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते और कंक्लूजन ये निकलता है कि पेरेंटिंग में वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं होता। हर माता पिता अलग होते हैं, बच्चा अलग होता है और हर बच्चे की जरूरतें यूनिक होती हैं। कुछ टिप्स सारे पेरेंट्स के लिए यूनिवर्सली हम समझ पाए कि ये चीजें तो पेरेंटिंग में हम सबको इस्तेमाल करनी ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि गुड पेरेंटिंग और बैड पेरेंटिंग, अच्छी परवरिश और बुरी परवरिश के क्या मायने हैं आपकी नजरों में, जब हम मेंटल और इमोशनल हेल्थ के नजर से देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है रिचा। और सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट या बहुत अथॉरिटी नहीं हूँ जो हर माता पिता को ये बता सकूं कि आप अपने बच्चे की परवरिश कैसे करें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वन साइज डजंट फिट ऑल, है ना। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जो डेफिनेशन है गुड पेरेंटिंग या परफेक्ट पेरेंटिंग, ये किसने दी है हमें, ये कहाँ से आई है? ये जो परिभाषा हमने बनाई है, क्या ये मुझे समाज से मिला है या मुझे अपनी फैमिली ने दी है या ये मेरे अंदर से आई है? और ये मेरे लिए क्या मायने रखता है? और फिर इसके परिभाषा के अंदर मेरे ऊपर क्या असर हो रहा है, मुझ पर क्या प्रेशर हो रहा है? जब मैं वो प्रेशर फील करती हूँ, जब मेरे को लगता है कि ये मेरी डेफिनेशन है और मैं उसके अंदर काम करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे अंदर प्रेशर बिल्ट होगा और वही प्रेशर मैं फिर अपने बच्चे के ऊपर डालूंगी, क्योंकि मुझे तो फिर अब उसे परफेक्ट बच्चा बनाना है ना। जब तक वो परफेक्ट बच्चा नहीं बनेगा, मैं परफेक्ट माँ नहीं बनूंगी। समझ रहे हैं? तो इसी तरह हम अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है उस परिभाषा को समझना, उस डेफिनेशन को समझना कि मेरे लिए परफेक्ट पेरेंटिंग का क्या मतलब है। सही बात, ठीक है। तो आप बताइए हमें, परफेक्ट पेरेंटिंग एक काउंसलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? देखिए, हर कोई जो आज माँ बाप हैं सब परफेक्ट है। कोई ये सोच के नहीं चलता कि आज मैंने अपने बच्चे को बिगाड़ना है या मेरे बच्चे को अनुशासित नहीं करना है या मैंने अपने बच्चे को बाउंड्रीज नहीं सिखानी है। हम सब के अंदर, जब मुझे याद है जब मेरा बेटा हुआ था और वो थोड़ा बड़ा हुआ था, तो इमीडिएटली जिम्मेदारियों का बोझ मेरे ऊपर आ गया था, इन द सेंस के कौन से स्कूल में भेजना है, कौन से सब्जेक्ट्स लेगा वो, कौन सा स्पोर्ट्स खेलेगा, किस में परफेक्ट होना चाहिए, कितने मार्क्स आएंगे उसके। उस चीजों को लेकर मैंने अपने अंदर इतना ज्यादा प्रेशर बना लिया था, जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर वही प्रेशर डाल रही थी। और उसकी वजह से हमारे रिश्ते पर कहीं ना कहीं वो उसका असर हो रहा था, है ना। क्योंकि जब हम प्रेशर डालेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम बच्चे को ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ये 90% नहीं, मुझे तो 100% मार्क्स चाहिए। तो एज अ मदर मैं कह रही हूँ कि मुझे तो 90% इज नॉट गुड, आप तो 100 लाओगे तभी मैं खुश होंगी। तो मैं उसको ये सिखा रही हूँ कि तुम्हारी मार्क्स से मेरी खुशी जॉइंट है। जी।
है ना? तो मार्क्स जो हो मेरी या मुझे लगता है आजकल तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हर मतलब चीज़ पेरेंट्स कभी में स्पोर्ट्स में किसी में डालते हैं, हाँ, आर्ट और एंड हम म्यूजिक बच्चे में। को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहते हैं ना, आजकल थोड़े बच्चे सामने से जवाब देते हैं तो हम कहते हैं, इनडायरेक्टली प्रेशर दे देते हैं, अरे रोहन ने को तो हार्वर्ड में मिल गया, तुमने अभी अप्लाई किया है कि नहीं किया है? तो इमीडिएटली हम बच्चे को समझा रहे हैं कि वो तो इतना होशियार है, उसका तो हो गया, तुम्हारा क्या बनेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डर है कि अगर मेरे बेटे का हार्वर्ड में नहीं हुआ या कोई बहुत बड़े कॉलेज में नहीं एडमिशन हुआ या कोई अच्छी जॉब नहीं मिली आगे जाके, तो ये मेरी पेरेंटिंग पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैंने कहीं ना कहीं उसमें चूक करी है कि मैं उसको अच्छे से वो परवरिश नहीं दे पाई और वो मेरी फेलियर है। बट सिमी जी, अच्छी पेरेंटिंग का फोकस ये होना चाहिए कि बच्चा क्या बन गया इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट जिसको हम कहते हैं कि करियर या जो भी चीजें परफॉर्मेंस में, या एक अच्छा इंसान हम बना पाए उसको। क्या वो फोकस एक अच्छी पेरेंटिंग का नहीं होना चाहिए कि एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा नागरिक बने इस देश का, इस सोसाइटी का एक पार्ट आप बने? बिल्कुल सही कह रहे हैं रिचा, पर अनफॉर्चुनेटली जब हम माँ बाप के किरदार में आते हैं, हर एक माँ बाप सबको यही महसूस होता है, क्योंकि समाज से हमें प्रेशर मिलता है ना कि बच्चे को आगे बढ़ाना है, बच्चा क्या कर रहा है। जब आपने बताया कि फ्रेंड्स मिलते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छा ये वाले स्कूल में, तो आपके ऊपर प्रेशर आ गया कि वाओ मुझे तो इसी स्कूल में डालना है बच्चे को। या 10th में कितने मार्क्स आए, अच्छा इतने परसेंट आए, ओ 60% आए, अच्छा। तो वो इमीडिएटली ना हमारे ऊपर वो एक प्रेशर आ जाता है ना, तो जिसकी वजह से हम अपनी परिभाषा भूल कर हम दूसरे की ले लेते हैं कि हमें उसी तरह से अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल, बढ़िया कॉलेज, बढ़िया जॉब, बढ़िया गाड़ी, हर चीज में उसको फर्स्ट होना चाहिए। ये हम भूल जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारी धरोहर हैं, वो हमारी मलकियत नहीं है, हम ओनर्स नहीं हैं बच्चों के, वो हमारे थ्रू इस दुनिया में आए हैं, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। बिल्कुल उस माली की तरह जो एक बागीचे की देखभाल करता है, उसको नर्चर करता है, मेक श्योर करता है कि सही टाइम पे खाद पानी मिले ताकि वो ब्यूटीफुल बने। बाकी तो नेचर अपना काम करेगी, लेकिन मैं अगर सोचने लगूं कि नहीं मुझे तो इसी कलर का गुलाब और इतना ही मोटा चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा ना। उसी तरह बच्चे के साथ अगर हम उसे ब्लूम करने दें, उसे अपनी एक शख्सियत बनाने दें, उसे अपनी इंडिविजुअलिटी बनाने दें, तो हो सकता है जो हमने उसकी बाउंड्री बनाई है कि तुम्हें इसके अंदर ही काम करना है, हो सकता है अगर छोड़ दें तो वो उससे बाहर और बहुत ऊंचा जा सकता है। बेटर कर सकता है। लेकिन हम पोटेंशियल उसकी वहीं दबा देते हैं जब हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सिमी जी, आज के पेरेंट्स की, अगर हमारे जनरेशन के पेरेंट्स की बात करूँ तो पेरेंटिंग का एक और बहुत बड़ा इश्यू हो गया है जो मुझे लगता है, क्योंकि अब ज़्यादातर महिलाएं भी वर्किंग हैं, तो जी, और सब बहुत बिजी हो गए हैं। तो मैंने देखा है पर्सनली, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स एक सेंस ऑफ गिल्ट में जीने लगते हैं बिल्कुल। कि हम अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे, हम अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। और जैसा आपने कहा कि अगर किसी दूसरे का बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मर बन जाए, कुछ बहुत अच्छा ग्रेड्स ले आए, तो जिनका नहीं ला पाया वो और गिल्ट में चले जाते हैं कि ये हमारी गलती है। अब इस गिल्ट का क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? रिचा, आज के ज़माने में स्पेशली जब बहुत वर्किंग फैमिलीज़ हैं और दोनों पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं और घर में 1 या 2 बच्चे हैं, तो वो टाइम नहीं दे पाते हैं, समय नहीं बिता पाते हैं, क्वालिटी टाइम जिसको हम कहते हैं। घर भी आते हैं तो इतने थके हुए आते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता बच्चे के साथ पूछना कि तुमने क्या किया आज दिन में या तुम कैसे हो? स्कूल की बात ही होती है अगर होती है, या पढ़ाई की बात होती है, उसके बारे में तो कोई पूछता ही नहीं है कि तुम कैसे हो, है ना? और वो गिल्ट जो होती है उसका ये नुकसान क्या होता है कि माँ-बाप को लगता है कि अब हमें इसकी भरपाई करनी है ना? ओवर कॉम्पेंसेशन में चले जाते हैं और बच्चों महँगी-महँगी को चीज़ें हैं। महँगी से महँगी चीज़ें ला देते हैं। बच्चे ने मुँह से बात निकाली नहीं, हम पहले लाके दे देते हैं कि हमें लगता है कि इससे हमारे को बच्चा बहुत प्यार करेगा और इन अ वे हम एक सौदा कर रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए ये प्ले स्टेशन ला रहे हैं या तुम्हारे को एक्सबॉक्स दे रहे हैं और इससे मैं अपनी जो पेरेंटिंग की जो वैक्यूम है उसको मैं फुलफिल कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले तो अगेन मैं बाउंड्री सेटिंग की बात करूंगी
कि जब हम बाउंड्री सेटिंग करते हैं, इसका मतलब है कि सीमाएं में काम करना। ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं है या काम नहीं है कि आप 24 घंटे उसमें लगे रहें। आपको टाइम एज अ पेरेंट टाइम निकालना पड़ेगा ताकि आप अपने बच्चे के साथ जो बाकी का टाइम है वो बिताएं और बच्चे को भी ये फील ना हो। और आजकल मैंने देखा भी है कि कोविड के टाइम पे जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल गया था तो पेरेंट्स घर से ही काम कर रहे थे, तो बच्चे भी घर पे थे, सारे एक ही घर में बंद थे और बच्चे को दिख रहा है कि पेरेंट्स घर में हैं, माँ बाप घर में, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है, सब अपने फोन में या लैपटॉप में घुसे हुए हैं, है ना। तो वो उसको ये नहीं समझ आ रहा कि ये फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल है। अपने अंदर पहले तो वो अनुशासन लाना पड़ेगा, हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि मेरा ऑफिस अगर 9 to 5 है तो मैं 9 to 5 काम करूंगी, उसके बाद मैं बंद करके जो बाकी का टाइम है मैं अपने बच्चे के साथ बिताऊंगी, क्योंकि वो तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अगर मैंने आज उसके साथ टाइम नहीं बिताया तो कल वो उसको मेरी जरूरत नहीं होगी, वो बाहर अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड्स में बिजी हो जाएगा, अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा और फिर मैं सोचूंगी कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, तो आज मुझे अगर उसके लिए कुछ करना है तो आज मुझे टाइम देना पड़ेगा। जी, तो मतलब गिल्ट से निकलने का एक ही इलाज है, आप समय दीजिए, आप महंगी-महंगी चीज़ें या कॉम्पेंसेशन कुछ मत दीजिए, आप खुद को दीजिए, वो सबसे ज़रूरी और है। अच्छा ये महंगी चीजें और ना भी हो, अगर बच्चा कुछ भी मांग रहा है कि मुझे ये चाहिए या मुझे छोटी सी छोटी चीज भी अगर डिमांड कर रहा है और हम उसकी पूरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी आ जाती है बच्चे के अंदर, उसको ना सुनने की आदत नहीं रहती और वो बहुत ही हार्मफुल है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। उसकी मानसिकता इतनी खराब हो जाएगी कि कल को जब वो बाहर की दुनिया में जाएगा, असलियत जो रियलिटी होगी और कोई उसको नोबडी इज गोइंग टू गिव हिम सारा कुछ ही तो नहीं हाँ बोलेंगे ना, और जब ना बोलेंगे तो फिर वो डिसअपॉइंट होगा और फिर वो कहीं ना कहीं आपको रिसेंट करेगा कि आपने उसको ये सिखाया ही नहीं कि वो ना से, रिजेक्शन से, डिसअपॉइंटमेंट से कैसे डील करे। सिमी जी, अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग इतने लोगों की काउंसलिंग करते हैं और जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आपको बहुत सारी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती हैं, कोई आप एग्जाम्पल ऐसा शेयर करना चाहें जहां किसी से बात करके आपको लगा हो कि ये दरअसल जिस तरह की पेरेंटिंग इसके साथ हुई है वो बहुत जिम्मेदार है इसकी ये मेंटल हेल्थ खराब होने के पीछे। बैड पेरेंटिंग में शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती, बट कभी आपको लगे कि बैड पेरेंटिंग का नतीजा है ये व्यक्ति। तो रिचा ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो काफी परेशान होते हैं और एक्चुअली वो इस समस्या के साथ आते हैं कि हम बच्चे को किस तरह से ठीक करें या हम किस तरह से बच्चे के साथ डील करें। पेरेंट्स आते हैं और जब काउंसलिंग होती है, डीप एक्सप्लोरेशन होती है, तो हमारा जो तरीका है वो जाता है अंदर और पास्ट में हम सोचते हैं कि इनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस होती हैं। तो एक मुझे याद है कि एक शख्स आए थे मेरे पास और वो बहुत परेशान थे अपने टीनेज बेटे को लेकर, क्योंकि वो बहुत रिबेलियस हो गया था, वो उनकी कोई बात नहीं मान रहा था। और जब बात कौन सी बात मनवाना चाह रहे थे कि आप आर्ट्स नहीं लोगे, आप इंजीनियरिंग लोगे क्योंकि आपका मैथ और साइंस बहुत अच्छा है और हमारी जो फैमिली है वो इंजीनियर्स की है। और वो बच्चा बहुत असर्टिव था कि नहीं मुझे नहीं करना है, बहुत क्लियर था बच्चे के माइंड में कि मुझे नहीं करनी है। और वो सोचते थे कि अगर मेरा बेटा आर्ट्स ले लेगा तो वो तो सारी दुनिया उसको नालायक कहेगी, क्योंकि एक माइंडसेट होता है ना कि आर्ट्स वाले नालायक होते हैं, साइंस वाले बहुत होशियार होते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ही मतलब वो तो अपना रेप्यूटेशन को देखकर कह रहे थे कि नहीं आप आर्ट्स नहीं लोगे, लोग क्या कहेंगे। तो जब उनके साथ डीपर काम किया अंदर, उन्होंने फिर अपने जो फियर्स थे उनको कन्फ्रंट किया कि ये जो मेरे फियर्स है ये मेरे वहां से आ रहे हैं, मेरे बचपन से आ रहे हैं और मैंने देखा है उनके कि पेरेंट्स से मिले होंगे। हाँ, क्योंकि उनके फादर ने कहा था कि अगर आप इंजीनियरिंग नहीं करोगे तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और आयरनी की बात यह है कि वो खुद आर्ट्स लेना चाहते थे, वो इंग्लिश लेना, लिटरेचर लेना चाहते थे और वो खुद एक बहुत अच्छे राइटर थे, खुद बहुत अच्छी किताबें लिखते थे, शौकिया। और वो ये हमेशा उनके मन में एक मलाल रहा है कि अगर मैं आर्ट्स कर लेता और
इसी में आगे चला जाता तो शायद मैं बहुत बड़ा फेमस राइटर बन जाता। तो वो अपने जो फियर्स और जो बोझ लेके चल रहे थे अपनी पेरेंटिंग की, फादर वो की अपने वजह से, बच्चे पर उन्होंने वो कर अपने दिया। बच्चे पे ही उसी को रख रहे थे, और वो बच्चे ने फिर वो एज अ ट्रेडिशन या परंपरा कह लो तोड़ी। और क्योंकि फिर इस पर्सन को समझ आई कि नहीं, मुझे ये जो जैसे मुझे फील हुआ था जब मेरे फादर ने कहा घर से बाहर निकल जाओ अगर तुम्हें आर्ट्स लेना है, तो मैं ये तो नहीं कर सकता अपने बच्चे के साथ, और उसको जो करना है करने दीजिए। और उसके इतने अच्छे मार्क्स आए, वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी गया और बहुत कामयाब रहा उनका बेटा। तो कभी कभी वो मेल में लिखते हैं हमें, या बताते हैं कि थैंक यू, आपने हमें हेल्प करी है। मैंने उनको खुद भी प्रोत्साहित किया कि जो आपकी अनफुलफिल्ड एम्बिशन थी, आप उसको पूरा करिए, जो आपके शौक थे। आप राइटर बनना चाहते हैं, आप बुक्स लिखना चाहते हैं, आप उसको करिए। आप अपने ऊपर फोकस करिए, बच्चे से हटाकर अपने ऊपर केंद्रित करिए अपना नजरिया। लेकिन इसमें पता है सिमी जी, एक चीज और होती है। आप अगर कभी भी किसी पेरेंट को कहो कि भाई इस तरह से प्रेशर मत डालो, ये तो एक पहला डिफेंस तो ये आप भी मानेंगी ये होता है कि बच्चे के दुश्मन थोड़ी हैं, और बच्चे की अभी उम्र नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमें तो पता है, हमें पता है कि ये ऐसा करेगा तो गलत है और ऐसा करेगा। सो पेरेंट्स अपने आप में बहुत सारी अथॉरिटी ले लेते हैं कि हम वी नो व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट, वी नो कि, और उसको समझ नहीं है, और उसका अच्छा हम ही समझ सकते हैं। तो हम पेरेंट्स को अपनी इस सोच से कैसे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजों में देखिए सही भी होता है, माता पिता मार्गदर्शन ना दें, अगर बच्चे को बिल्कुल ही खुला छोड़ दें, आजाद छोड़ दें, उसके बिल्कुल, अपने नुकसान भी बिल्कुल, हैं। वो आप कह बिल्कुल। सकते हैं वेस्ट में हम देख रहे हैं, उसके अपने अलग नुकसान है, टू मच ऑफ फ्रीडम ऑल्सो। तो इंडिया में एज इंडियन पेरेंट्स हम लोग कहीं ना पिस गए हैं पुरानी जो पीढ़ियों ने जिस तरह से अपने बच्चों को पाला है, और आजकल जैसा आप लोग सब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कहते हैं कि नहीं, तो आई सी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम सबके मन में चलती रहती है पेरेंटिंग को लेकर। तो मैं चाहूंगी थोड़ा अगर आज आप क्लैरिटी दें हमको। हाँ रिचा, ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि एक टग ऑफ वॉर चलती है अपने अंदर कि मैं क्या करूं, अच्छी पेरेंट बनने के लिए बच्चे को छोड़ दूं, या एट द कॉस्ट के उसको कंट्रोल करूं और बैड पेरेंटिंग हो जाए। तो वही। ये एक इनर वॉर चल रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है सबके अंदर, और इसमें हम बहुत लोग हैं जो सिमिलर दौर से गुजर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं कहीं कभी भी नहीं कहूंगी कि आप बच्चे को खुला छोड़ दो, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन, उसकी सिक्योरिटी तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि वो अपना ध्यान तो नहीं रख सकता। लेकिन एक हद है ना, एक लिमिट है जहां तक आप उसका ध्यान रख सकते हो। बच्चे को अगर हम ऑटोनॉमस यानी अपना खुद के डिसीजंस के लिए तैयार करें, और उसको ये ट्रस्ट दें कि तुम जो डिसीजंस लोगे हम तुम्हारे साथ हैं, और वो सारी जो उसके थॉट्स हैं, उसके आइडियाज हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेट करें। ऐसा रिश्ता बेटर नहीं है कि आप बच्चे के साथ ओपन कम्युनिकेशन में है, वो आपको हर एक चीज बता रहा है, बजाय इसके कि आप उसको कहो नहीं 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 ये मत करो, क्योंकि बच्चे जो है ना, वो अपनी गलतियों से सीखेंगे, आपकी गलतियों से वो नहीं नहीं सीखेंगे। सीखेंगे। हमें 24 घंटे निगरानी नहीं रखनी है, उनको स्क्रूटनाइज नहीं करना है, पर हमें अवेयर होना चाहिए कि वो उनके दोस्त कौन हैं, वो किस तरह की संगत में घूम रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये हमें जानने का पूरा हक है। क्योंकि हम फिर उनको गाइड कर सकते हैं कि बेटे ये अगर उसका कोई नुकसान होगा तो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। अगेन हम उसको रोक नहीं सकते कि आप उससे दोस्ती मत करो या आप उससे बात मत करो। अगर आप कर रहे हो और गलती हो जाए, गलत संगत में पड़ जाओगे, तो उसका जो नुकसान है, जो रेपकशन है, वो भी आप ही का है। जब हम बच्चे को एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस सिखाएंगे ना, तो बच्चे को समझ आती है। तो अपनी काउंसलिंग के एक्सपीरियंस से सिमी जी, आप क्या कहेंगी कि तो कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं? कुछ तो कॉमन होंगी, इनफैक्ट ज़्यादातर मुझे लगता है कॉमन होंगी, जिसका आज की जनरेशन जो हम लोग हैं पेरेंट्स, सामना कर रहे हैं, क्योंकि अचानक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, जो हमारे पेरेंट्स ने जैसे हमें पाला और आज के बच्चे जैसे रहना चाहते हैं। तो क्या-क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने? रिचा, बहुत सारी चैलेंजेस हैं। हमारे दौर में हमने इतना कुछ देखा है कि शायद हमारी नानी, दादियाँ, इवन हमारे पेरेंट्स तक की जो जनरेशन थी, उन्होंने इतना नहीं देखा, स्ट्रगल नहीं करा है पेरेंटिंग को लेके।
और कितने आसानी से 4-5 बच्चे एक परिवार में होते थे और बड़े अच्छे से पल जाते थे, आसान सा लगता था, है ना? और तभी डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसे वर्ड्स भी नहीं होते थे। मुझे लगता है नहीं आजकल के होते तो थे। बच्चे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। बिल्कुल, हर बच्चे को पूछो आपको क्या हुआ? मुझे टेंशन हो रही है। और मुझे याद है एक बार मैंने ऐसे ही ये वर्ड यूज़ किया था जब मैं छोटी थी, तो मेरे मदर ने पूछा इसका मतलब क्या होता है? और मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि टेंशन हो रही है। तो जो चुनौतियाँ हमारे सामने आ रही हैं वो कारण इनके जो भी हों, अगर मैं शारीरिक चुनौतियों की बात करूँ जो हमने पहले बात करी थी, समय की कमी जो होती है, जो हम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से गिल्ट में जाते हैं और ओवर कॉम्पेंसेट करते हैं। दूसरा है कि जो सामाजिक तौर पे, क्योंकि बच्चे स्कूल में जब जाते हैं तो पीयर इन्फ्लुएंस होता है और उससे जो एक सोशल कंडीशनिंग होती है, वो हमारी मानसिकता के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका नुकसान भी होता है। और जी। अगर मैं पिछले 1.5 साल की बात करूँ, वो भी नहीं हो पा रहा। ना स्कूल है, ना डे केयर है, ना ऑफ़िस है। और मानो ना मानो बाहर जब आप घर से जाते हो, तो आप हर बार एक नई चीज़ सीखते हो। भले वो एक बच्चा है या एक एडल्ट है। सही बात है। और और अगर मैं भावनात्मक तौर पे कहूँ तो जो हमारे पैरेंटिंग स्टाइल हैं, हो सकता है जो मेरा स्टाइल है, मेरे हस्बैंड के स्टाइल से अलग हो। और जब जी। उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो बच्चे के सामने ही होता है। और हुँ, बच्चा हुँ। फिर समझ जाता है कि ये तो एक टीम पे है ही नहीं। हुँ, और वो हुँ। कहीं न कहीं फिर उसको मैनिपुलेट या यूज़ करने लग जाता है। एक और चुनौती जो हम भावनात्मक रूप से देखते हैं कि हम अपने आप को स्वीकारते नहीं हैं। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस अपने लिए हम नहीं करते। जो हमारी लिमिटेशंस हैं, जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं, हम उससे ऊपर लेना चाहते हैं क्योंकि अगेन हम कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, हम आस-पास देखते हैं और हम सोचते हैं हम भी यही करेंगे। और जब वो एक्सेप्टेंस अपने लिए नहीं है, तो वो हम बच्चे को कहाँ से देंगे? हुँ, हुँ, हुँ। और इसी से फिर हम अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स या अनफुलफिल्ड एम्बिशंस जो होते हैं, वो हम उनके ऊपर लाद देते हैं कि अब ये आप पूरा करोगे। तो ये चुनौतियों का सामना कैसे करें हम लोग? क्या करें उसके लिए? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी जो लिमिटेशंस है, अपनी खामियाँ हैं, उसको समझकर उनको एक्सेप्ट करो कि ये दिस इज़ हू आई एम। तो ये जो अनड्यू प्रेशर बाहर से आता है ना, वही हम अपने अंदर ले लेते हैं क्योंकि हम अपनी लिमिटेशंस को स्वीकारते नहीं हैं। स्वीकारते नहीं, सही बात है। हुँ। जब हम अपने गलतियों को, अपनी लिमिटेशंस को पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारे अंदर जो प्रेशर है ना, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। हुँ, वो बार मुझे अपने लिए सेट करना है, किसी और के बार के ऊपर नहीं जाना है। नहीं चाहिए। हुँ। और जब वो प्रेशर मेरे अंदर से हट जाएगा, तो मैं बच्चे के ऊपर भी प्रेशर डालना बंद कर दूँगी ना। और फिर शायद हमारा जो रिश्ता है, वो और ओपन और ट्रस्टवर्दी और बहुत ही डीप हो जाएगा। हमारा जी। एक बहुत कॉन्सेप्ट है कि हम फ्रेंड्स, जब बच्चे टीनेजर्स बन जाते हैं, तो मैंने बहुत लोगों को सुना है, हम तो बच्चे के फ्रेंड्स हैं, वो हर फ्रेंड चीज़ आके हाँ। हमारे को बताते हैं। हमारे साथ ड्रिंक भी पी लेते हैं, हमने फर्स्ट बियर इकट्ठे पी थी। ये मेरी निजी राय है कि एक जो हमने बाउंड्री सेटिंग की बात करी है ना, हुँ, वो हुँ। होनी चाहिए। जी। हमें बच्चों के फ्रेंड्स नहीं बनना है, फ्रेंड्स उनको बहुत सारे मिल जाएँगे बाहर। पेरेंट्स तो हुँ। घर में एक ही हैं, हमारा मोटिव ये है कि हम उन्हें डिसिप्लिन करें, हम उन्हें समझाएँ कि क्या अच्छा-बुरा है, उसका फ़र्क बताएँ। हुँ, और हुँ, ज़रूरी हुँ। नहीं है कि ये गुस्से से, एग्रेशन से हो, बहुत ही नर्चरिंग से, असर्टिवनेस से हम बता सकते हैं, ताकि जी, बच्चे इस चीज़ को समझें। क्योंकि अगर दोस्त बन जाएँगे तो फिर तो हर सीमाएँ लाँघ लेंगे ना, फिर जी। तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगी आपस में। और फिर हम कहेंगे बच्चे तो हमारी बात सुनते नहीं हैं। फ्रेंडली पैरेंट बनो, बी अ हुँ, फ्रेंडली पैरेंट, यू डोंट नीड टू बी अ कंट्रोलिंग पैरेंट, क्रिटिकल पैरेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। अपनी फ्रेंडलीनेस दिखाइए, लेकिन बच्चे को ये समझ आए कि ये एक सीमा है, इसके बियॉन्ड मैं नहीं जा सकता, आई कांट पुश माय लिमिट्स। एक सवाल मेरा उन उन पेरेंट्स के एंगल से है सिमी जी, जहाँ पर एक्चुअली आजकल कई बार होता है टीनेजर्स के साथ बहुत बहुत रिबेल बच्चे एक एक सब्जेक्ट चूज़ करना अलग बात है, लेकिन और बहुत तरह से बच्चे रिबेल कर जाते हैं। कई बार जी, एडिक्शन में पड़ जाते हैं, कई बार बैड कंपनी में और आप उनको समझाते रहिए, वो नहीं समझेंगे। एक नॉर्मल पेरेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हर घर में हर दिन होती है, माता-पिता का बच्चे से झगड़ा, बहस होना वो सब नॉर्मल है। लेकिन जब वो ट्रबलिंग पॉइंट पर पहुँच जाए, तब क्या करना चाहिए उन पेरेंट्स को? क्या काउंसलिंग के लिए आना चाहिए या बच्चों को लाना चाहिए? क्या करना चाहिए?
देखिए ऋचा जी, अगर वो एडिक्शन में चले जाते हैं या गलत संगत में चले जाते हैं और किसी भी गलत आदतों का शिकार बनते हैं जिससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए बहुत एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। उसमें हम बच्चों के घर बैठ के पहले तो हमें एनेबल नहीं करना। अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे को गैम्बलिंग की आदत पड़ गई है, ठीक है, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं उसके पास? कौन दे रहा है पैसे? वो हम ही दे रहे हैं ना, माँ बाप से ही आ रहे हैं। या फिर कोई और भी कोई अगर उसको लत लग गई है, उसको खरीदने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पर हम क्या करते हैं, हमें डर लगता है ना करने से, क्योंकि अगर हम ना बोलेंगे तो बच्चा हमें हेट करेगा, हमें कहेगा आई डोंट लव यू, और वो लव के पीछे ही तो हम ये सारा कुछ करते हैं। वही गिल्ट जो बचपन में मुझे होता था कि मैं उसको लैपटॉप ले देती हूँ या प्ले स्टेशन ले देती हूँ, आज वही गिल्ट मेरे अंदर आ रहा है कि मेरा बच्चा मुझे प्यार नहीं कर रहा है, तो मैं उसको पैसे दे दूँ। तो जो उसकी एडिक्शन की बात है, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, जिससे वो उसको अच्छी मदद मिलेगी। लेकिन वो घर के अंदर एनेबलिंग प्रोसेस है, उसको बंद करना पड़ेगा। और ये जो शेम होती है ना कि दुनिया को पता चल जाएगा, इसलिए बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलिंग के लिए नहीं ले जाना है, मुझे लगता है उस हिचक को भी छोड़ना चाहिए उन पेरेंट्स को जहां पर कहीं पर ये ट्रबलसम हो रहा है बच्चे का बिहेवियर, या मुझे, है ना? हाँ रिचा जी, बिल्कुल। ये सोशल स्टिग्मा जो है ना काउंसलिंग को लेकर, ये तो सबके साथ है, बड़ों से लेके छोटे तक। मेरे पास इतने फोन आते हैं जिसमें टीनेजर्स आना चाहते हैं अपनी काउंसलिंग कराने के लिए, उनको शेम और एम्बैरेसमेंट नहीं होता। ये माँ बाप के ऊपर है कि उनको लगता है, वही बात है ना, फिर वो अपने अंदर चले जाते हैं कि शायद मेरी परवरिश में कहीं पे एक गलत कुछ हो गया है जिसकी वजह से मेरा बच्चा ऐसे हो गया। तो वो जब हम अपने अंदर ब्लेम करते हैं तो वहीं से फिर शेम आएगा। तो अगर मैं आपसे आखिर में पूछूं सिमी कि आपकी नजरों में एक हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे बनाई जा सकती है, तो आप क्या कहेंगी? सबसे पहले अपने अंदर अपने सेल्फ को देखें, अपनी लिमिटेशंस को पूरी तरह से स्वीकारें एंड बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो कितनी रियलिस्टिक हैं, वो सोचिए, और वो आपकी अपनी है, वो आपको अपने बच्चे के ऊपर लादने की ज़रूरत नहीं है। और हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के अंदर कोई खूबी है, उसे पनपने दें, उसे निकलने दें अपने आप। आप नर्चरिंग पेरेंट बनें, आप उसको गाइड करें, आप उसको प्रोटेक्ट करें। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो पतंग की तरह हैं। अगर हम पतंग को छोड़ देते हैं, जितना भी वो बहुत आसानी से आसमान में ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर हम वो डोर को कस लेंगे ना, तो कटने के बहुत चांसेस होते हैं और वो हमसे दूर चला जाएगा। अभी भी डोर हमारे हाथ में ही है जब हम ढील देते हैं, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, अधिकार नहीं जमा रहे हैं उसके ऊपर। तो अगर हम ये सारी चीज़ें उसके साथ करेंगे और अगर हम उसको ट्रस्ट देंगे, अगर हम उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे और हम बहुत कंफर्टेबल होंगे कि जो मिस्टेक्स हुई हैं, उसके लिए हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें हेल्प करेंगे, लेकिन उसके जो आउटकम है वो आपको झेलना पड़ेगा। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी ऋचा कि हर घर एक विश्वविद्यालय है और हम पेरेंट्स उस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं। बच्चे वही सीखेंगे जो हम उनको सिखाएँगे अपने शब्दों से, अपने विचारों से और अपने चाल-चलन से। क्या बात है! और यहाँ एक बड़ा फेमस कोट है, मैं कई बार उसको पढ़ती रहती हूँ और अपने आप को रिमाइंड करती रहती हूँ कि बच्चा वो नहीं सीखता जो आप उसको सिखाते हैं, बच्चा वो सीखता है जो आपको करते हुए देखता है। तो बिल्कुल। है ना? तो अगर हमें लगता है कि हमारी अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो पहले तो हमें खुद को देखना चाहिए कि क्या हम वैसा व्यवहार कर रहे हैं, वैसा बर्ताव कर रहे हैं, जैसा हम अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच सिमी जी। मैं जानती हूँ ये एक इतना वास्ट टॉपिक है, जिसको एक थोड़े से समय में समेटा नहीं जा सकता, बट स्टिल आपने जो सिंपल टिप्स बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे पेरेंट्स को उससे मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऋचा, मुझे भी यहाँ आकर आज बहुत खुशी मिली है और अगर इससे किसी को एक भी टिप अच्छा लगेगा, तो मुझे लगेगा कि मेरा काम हो गया यहाँ पे।